हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मंच में। आज के क्लास का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा था कि ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि पूर्वी देशों के साथ पश्चिमी देशों को व्यापार करने के लिए एक नए समुद्री मार्ग को ढूंढना पड़ा। साथ ही पुर्तगालियों तथा डचों से जुड़े हुए उन सभी प्रश्नों पर, उन सभी तथ्यों पर हम बात किए थे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज का हमारा टॉपिक यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ही एक विषय वस्तु अंग्रेज है। इससे जुड़े हुए हम उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे और एक कहानी के माध्यम से समझने और याद करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन करते हैं और उस सभा में एक कंपनी की स्थापना की जाती है। उस कंपनी का नाम काफ़ी लंबा होता है, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा उस कंपनी का नाम छोटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी कंपनी को दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एकाधिकार प्रदान किया जाता है और इस ईस्ट इंडिया कंपनी पे नज़र रखने के लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति का नाम होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उस समिति का नाम होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हिंदी में निदेशक मंडल भी कहा जाता है। निदेशक मंडल। आगे 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड के नए राजा जेम्स प्रथम बनते हैं। इनके द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए रुचि दिखाई जाती है और इन्होंने एक अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस को भारत में भेजते हैं और कैप्टन हॉकिंस आता है अकबर के नाम का पत्र लेकर। लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है और नए मुगल सम्राट जहांगीर मुगल सम्राट बनता है और कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत पहुंचता है। तो यहाँ से कैप्टन हॉकिंस से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जामों में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इनको देखेंगे। पहला कि यह कैप्टन हॉकिंस किसके नाम से पत्र लेकर भारत में आया? अकबर के नाम से। लेकिन किसके शासनकाल में पहुंचा? जहांगीर के शासनकाल में। कब पहुंचा? 1608 ईस्वी में। और इससे जुड़ा हुआ तथ्य क्या है कि जहांगीर द्वारा कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया गया है। 400 का मनसब दिया गया। मनसब क्या है इसको हम आगे विस्तृत देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि मनसब एक प्रकार का पद होता था। जिस व्यक्ति को जितना अधिक संख्या में मनसब दिया जाता था उसके वह पावर को दिखाता था, वह व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होता था। इसके साथ ही कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा बोल सकता था, लेकिन जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया। कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा बोल सकता था, लेकिन जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जहांगीर द्वारा कैप्टन हॉकिंस को सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिलती है, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध की वजह से यह अनुमति रद्द कर दी जाती है। आगे पुर्तगालियों तथा मुगलों के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में अंग्रेज़ों द्वारा एक पुर्तगाली जहाज को पकड़ के मुगलों को सौंपा जाता है। जहांगीर प्रसन्न होता है इस कार्य से और अंग्रेज़ों को पुनः 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है, जबकि इससे पहले 1611 ईस्वी में
मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित कर ली गई होती है। तो प्रश्न यहाँ से पूछता क्या है कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर द्वारा या अंग्रेजों को प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति कब मिली? 1608 ईस्वी में। कहाँ मिली? सूरत में। लेकिन वह अनुमति रद्द कर दी गई। तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और दूसरी जो है 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा मानचित्र पे चलते हैं। यहाँ पे मसूलीपट्टनम बंदरगाह था। यहाँ पे 1611 ईस्वी में ही अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित कर ली जाती है। लेकिन यह गोलकुंडा प्रांत के अंतर्गत आता है और यहाँ पे डच व्यापारियों का आधिपत्य होता है। इनके द्वारा अंग्रेजों को बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। और इसी समय 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा द्वारा एक सुनहरा फरमान जारी किया जाता है और यह सुनहरा फरमान 500 पगौड़ा वार्षिक कर के बदले सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक द्वारा जारी किया जाता है। और इस फरमान में यह होता है कि अंग्रेज गोलकुंडा के अंतर्गत आने वाले सभी बंदरगाहों पर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन्हें तंग किया गया और यहाँ से मसूलीपट्टनम से दक्षिण की तरफ अंग्रेज अपना ध्यान देते हैं और दक्षिण में मद्रास क्षेत्र में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे में प्राप्त किया जाता है। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे में प्राप्त किया जाता है और इसका जो नेतृत्व करता है अंग्रेज अधिकारी फ्रांसीसी डे। इसी फ्रांसीसी डे अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में चंद्रगिरी के राजा से बात होती है और मद्रास को पट्टे पे प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे एक किलाबंद कोठी की स्थापना की जाती है जिसका नाम रखा जाता है जॉर्ज सेंट फोर्ट। यहाँ मद्रास में जो एक किलाबंद फैक्ट्री स्थापित की जाती है उसका नाम होता है जॉर्ज सेंट फोर्ट। इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न पूछता है कि जॉर्ज सेंट फोर्ट कहाँ पे है, तो मद्रास में। और मद्रास में इसी जॉर्ज को अपना अंग्रेज मुख्यालय बनाते हैं। अब इस प्रकार इस क्षेत्र में अंग्रेज अपने को मजबूती के साथ स्थापित कर लेते हैं। अब देखेंगे कि इधर सूरत और बम्बई वाले क्षेत्र में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो, एक अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत में आता है व्यापार में और सुविधा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे दो तथ्य हम ध्यान देंगे कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया है और टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया है। दोनों को आप यहाँ पे केवल डेट आप याद रखें कि 1516 में टॉमस रो भारत में आया और यह भी जहांगीर के भी शासनकाल में आया है। टॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में आया है। इस क्षेत्र में सूरत वाले क्षेत्र में पुर्तगालियों और डचों के बीच एक संधि होती है, मैड्रिड की संधि। 1630 ईस्वी में 1630 ईस्वी में सूरत वाले क्षेत्र में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच मैड्रिड की संधि होती है। और इस संधि में यह होता है कि दोनों एक दूसरे के व्यापार को सुरक्षा प्रदान करेंगे और स्थिति अच्छी बनती जाती है, दोनों के संबंध अच्छे बनते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से होता है और पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई
दहेज में प्राप्त होता है। 1668 ईस्वी में इस बम्बई को चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर दे दिया जाता है। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी से 10 पाउंड वार्षिक किराया लेके दे दिया जाता है। अब क्या होता है कि 1600 अब सूरत की जगह मुंबई को अंग्रेज द्वारा मुख्यालय बना लिया जाता है और इस क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं। अब हम देखेंगे कोलकाता वाले क्षेत्र में। कलकत्ता वाले क्षेत्र में (1651 ईस्वी में कलकत्ता का सूबेदार होता है शाह शुजा और इसी के दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी होता है गैब्रियन बार्टन। गैब्रियन बार्टन द्वारा अंग्रेजों के लिए एक लाइसेंस प्राप्त किया जाता है जिसके अंतर्गत बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन बदले में 3000 वार्षिक कर दिया जाता है। इस प्रकार 3000 वार्षिक कर के बदले एक लाइसेंस प्राप्त होता है जिसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद भी इस बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेज अधिकारियों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा तंग किया जाता है और इसी समय औरंगजेब द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। 1680 में अंग्रेजों द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है और इस फरमान में यह होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा चुंगी के बदले अंग्रेजों को तंग न किया जाए। इसका यहाँ पे अंग्रेज फ़ायदा उठाते हैं और हुगली को लूट लेते हैं। 1686 ईस्वी में हुगली की लूट, अंग्रेजों द्वारा हुगली को लूट लिया जाता है। औरंगजेब नाराज होता है और वहाँ पे आक्रमण करके अंग्रेजों को पराजित करता है। अंग्रेज हुगली के बहाव के सहारे भागते हुए एक ज्वारनद द्वीप पे रुकते हैं और वहाँ से एक अंग्रेज अधिकारी होता है जाप चारनॉक। एक अंग्रेज अधिकारी जाप चारनॉक, यही जाप चारनॉक है जिसने कलकत्ता की स्थापना किया। प्रश्न पूछता है कि कलकत्ता का स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया, तो जाप चारनॉक द्वारा। इस जाप चारनॉक के नेतृत्व में अंग्रेजों तथा मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच बात होती है और बात बन जाती है। इसके बाद यहाँ से अंग्रेज कोलकाता आते हैं और वहाँ पे एक किलाबंद कोठी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, यह जो फोर्ट विलियम था इंग्लैंड के राजा के सम्मान में स्थापित किया जाता है। यह इंग्लैंड के राजा के सम्मान में फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया जाता है। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया जाता है और 1700 ईस्वी में इसे कलकत्ता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया जाता है। अब आगे कलकत्ता से 1715 ईस्वी में कलकत्ता से 1715 ईस्वी में जॉन शरमन
एक जॉन शरमन अधिकारी के नेतृत्व में दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा जाता है, जिसका एक सदस्य होता है हैमिल्टन। हैमिल्टन एक चिकित्सक होता है और 1517 में जॉन शरमन द्वारा जो अध्यक्षता में एक दूत मंडल मुगल दरबार में आता है, जिसका एक सदस्य हैमिल्टन चिकित्सक होता है। और ये सब पहुँचते हैं, उस समय मुगल सम्राट फर्रुखसियर होता है। उस समय मुगल सम्राट फर्रुखसियर एक खतरनाक बीमारी से ग्रसित होता है। हैमिल्टन द्वारा उस बीमारी को समाप्त खत्म कर दिया जाता है। फर्रुखसियर बहुत प्रसन्न होता है और एक शाही फरमान जारी करता है। अंग्रेजों के नाम एक शाही फरमान जारी करता है। यह शाही फरमान अंग्रेजों के लिए वरदान साबित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फरमान है, इसलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को हमें जानना होगा। और यह शाही फरमान फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी किया जाता है। शाही फरमान एक तरह से विशेष अधिकार पत्र था। इस शाही फरमान का महत्वपूर्ण बिंदु पहला था कि 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। दूसरा था कि 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण था कि बम्बई क्षेत्र में जो अंग्रेजी सिक्का चल रहा होता है उसको पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल जाती है। इस प्रकार यह इतना महत्वपूर्ण और अंग्रेजों के लिए वरदान साबित होने वाला शाही फरमान को एक आर्म्स नामक इतिहासकार होते हैं, आर्म्स, इनके द्वारा इस शाही फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ होता है महान अधिकार पत्र। यह मैग्ना कार्टा, यह शाही फरमान अंग्रेजों के लिए केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार हमने देखा कि अंग्रेज अपने को कैसे मद्रास वाले क्षेत्र में, फिर बम्बई सूरत वाले क्षेत्र में, फिर बंगाल वाले क्षेत्र में कैसे अपने को स्थापित करते हैं। हम एक कहानी के तरह इसको समझने और पूरे डेट को याद करने का प्रयास किए। आप टॉपिक को, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको क्लास में ही पूरी बातें समझ में आ जाएंगी और तथ्य भी याद हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।